रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ये पार्ट जिसमें हम एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके चल रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी ले रहे हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन में मेन केमिकल रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि ये किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट का। अब हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कार्बन पे किस प्रकार से अटैक होता है, H और मान लीजिए H है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इस तरह से बनाते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अभी डिस्कस किया है हमने लास्ट पार्ट में। ठीक है, H और H, ठीक है, ये प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, ये दिखाई देता है। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस पे तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया हमने CO माइनस H और H और न्यूक्लियोफाइल, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या होगा, ये कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ तक का स्टेप स्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू ये रिएक्शन, ये स्टेप फास्ट होगा। इंटरमीडिएट जो होगा वो फर्स्टली कन्वर्ट हो जाएगा, इसको H प्लस मिल जाएगा सामने, H प्लस और माइनस का चार्ज का इंटरेक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगा, और ये H और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ वहां पे इस समय हमने ये R ग्रुप R और ये ग्रुप R लिया है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई भी जनरलाइज्ड एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म ले लिया है और उसको न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा करके इस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये स्टेप स्लो था, ये फास्ट था, और हमने इसको प्रोसीड किया था। ठीक, अब ये जो स्लो स्टेप होगा, अगर ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये स्टेप और स्लो हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, और रिवर्सिबल स्टेप है, दिखाई दे रहा है केमिकल रिएक्शंस में कि रिवर्सिबल स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप जब हम इसकी क्राउडिंग बढ़ेगी तो इस रिएक्शन का रेट और कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सबसे कम क्राउडेड कौन है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O इससे ज्यादा क्राउडेड है, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और ज्यादा क्राउडेड है। ठीक, और हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3 सारे ही एल्डिहाइड हमने लिए हैं, और यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इसका। ये कंपैरेटिवली ज्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो कंपैरेटिवली क्राउडिंग बढ़ गई, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे कम होगा। अब यहाँ पर इथाइल ग्रुप हो गया है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे इथाइल ग्रुप की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया है। लगातार सीक्वेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है। अब लेकिन जब फैक्टर सेम पोजीशन सेम होते हैं तो हमें कंपेयर करना आसान होता है। यहाँ पे एक फैक्टर तो स्टेरिक इफेक्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे निकल करके आती है। ठीक है, और क्योंकि जहाँ पे CH3 लगा देंगे तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड में जो मतलब कीटोन में CH3 लगा हुआ होगा तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बेंजल्डिहाइड इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। ठीक है, तो डेटा आपको दिया गया है क्या कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O is comparatively more reactive than propanol। एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? Explain your answer। ठीक है, तो propanol is comparatively more reactive than benzaldehyde। ठीक है, ऐसा होता है, ये मालूम है।
तो क्यों होता है ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब ये रेजोनेंस कर रहे हैं आप, तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड से ये यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और प्लस चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इस पे, इस पोजीशन पे, फिर इसको यहाँ से रेजोनेंस मिल रहा है और डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसको यहाँ से रेजोनेंस मिल रहा है, प्लस चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होकर के यहाँ उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी लेस हो गई, क्योंकि वो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल एक तरह से कह सकते हैं कि अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या स्थिति आई, वो कंफ्यूज हो गया। दूसरा, ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा अपना खुद, और फिर ये वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। मतलब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन था, जो ये कंट्रीब्यूशन था CO माइनस प्लस H, ये कंट्रीब्यूशन, ठीक, ये कंपैरेटिवली और कम हो गया। इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं, ठीक, और क्लियरली समझते हैं, बेहतर होगा कि और क्लियरली इसको हम एक्सप्लेन करें आपको, ठीक है। एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जब हमने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया तो CO माइनस प्लस चार्ज ये आया H। जब हम पहले ही बना रहे थे इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे और कहते थे कि इसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली लेस होगा और इसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली मोर होगा। उसका रीजन क्या है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट है और ये ऑक्टेट कंपैरेटिवली इनकम्प्लीट है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट है। मैंने बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एडजेसेंट होते हैं तो स्टेबिलिटी फिजिक्स में बढ़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to 1 upon inversely proportional to R square। तो जितनी डिस्टेंस बढ़े कम होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना पा रहा है, तो और बगल में वैकेंट p ऑर्बिटल है और खुद के पास नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो तुरंत बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा और ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। जबकि वही नाइट्रोजन के साथ जब हम नाइट्रेट आयन बनाते हैं, माइनस डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस, यहीं पे ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस के साथ यही चीज क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर मैंने 5 बोला था तो H3PO4 में फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वहां पर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो डिपेंड करता है कौन सा केस ले रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई एडिशनल ऑर्बिटल नहीं है जो बना सकता हो, तो इसलिए ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैंने बार बार इसमें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है, इसलिए लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। अब हम बात करते हैं इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आगे प्रोसीड करते हैं कि एक इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पर ये मूव किया, ठीक। एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, अब ठीक, और यहाँ पे ये मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया। तो आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है 3 जगह पर,
तो एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है उसको ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लीस्ट स्टेबल है। कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया। इन पांचों में पहले पहले सिर्फ 2 स्ट्रक्चर मिल रहे थे जब हमने आपको डिस्कस किया था। जब यहाँ पर डिस्कस किया था तो हमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस पार्ट पे आकर के ये और ये, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, इसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम था। ठीक है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन था दोनों में। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोलना चाहता, फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको आप इस तरह से समझिएगा कि ये डेटा ट्रू नहीं होता, क्योंकि हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये कंट्रीब्यूशन 95% है तो इसका 5% है, तो ये 5% है तो हमें ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में शो करेगा। लेकिन इस केस में यही मान लीजिए 95% है, ये 5% है। इसके अलावा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनका कंट्रीब्यूशन टोटल 100% में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली 5% से भी कम हो गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली और कम हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे इसको जाने से रोकेगा। सपोज कीजिए कि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और ये H है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पर आने से रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप को जब हम पूरा खोल करके लिखेंगे पूरा खोल कर लिखेंगे, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड। जब भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। तो नाइट्रोजन अपनी ओर भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचने की टेंडेंसी रखता है, और उधर वाले से कार्बन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही होगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी इसकी नॉर्मल बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो वो नॉर्मल बेंजीन रिंग से रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी घटा देंगे। ठीक है, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं some important example with nucleophilitic addition elimination reaction, तो addition of hydrogen cyanide। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।